छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी लेक्चर नंबर 19 में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर और यहां पर हम एक नए अध्याय पर आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ये है फॉरेस्ट यानी वन, है ना। तो वन से संबंधित जो आईएमपी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं प्रश्नों पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर होंगे, ये P1 है और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा P2। इन दोनों लेक्चर को बेस मान करके अद्यतन जो आंकड़े हैं इनसे भी संबंधित जो प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह पीएससी का एग्जाम हो चाहे वह व्यापम का एग्जाम हो, ठीक है, दोनों के लिए ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वन डे एग्जाम के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनिए, आंसर भी करते जाइए। अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप आईएएस ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? बांस, साल, सागौन या बीजा? छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को, बैम्बू को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र यानी सेल सेंटर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? अब नहीं शब्द को ध्यान में रखना। रायपुर रेलवे स्टेशन में किया गया है, स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में भी, जगदलपुर बस स्टैंड। तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। जगदलपुर बस स्टैंड में स्थापित नहीं किया गया है अभी वर्तमान में। इन 2 जगहों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक तो रायपुर का रेलवे स्टेशन और स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर। इन दोनों जगहों में छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र को स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख वनोपज है? साल, सागौन, बांस और बीजा। उपरोक्त में से कौन कौन से आंसर सही हैं? आपको आंसर बताने हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्य या प्रमुख वनोपज की अगर हम बात करें, मुख्य वनोपज, तो मुख्य वनोपज की संख्या कितनी है जरा बताइए आप लोग? 6 हैं, ठीक है। साल, सागौन, साजा, इसके बाद ये बीजा भी ले लीजिए आप, बीजा, और इसके अलावा है शीशम और खैर, ठीक है, शीशम और खैर का पेड़। तो ये मुख्य लघु वनोपज नहीं बल्कि ये मुख्य क्या हैं? वनोपज होंगे, ठीक है। लघु वनोपज अलग हैं, मुख्य वनोपज अलग होता है। लेकिन अगर मुख्य वनोपज के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं होना, साल भी है, सागौन भी है और बीजा भी है, बांस नहीं होगा, लघु वनोपज के अंतर्गत चला जाएगा। तो मुख्य वनोपज में मुख्य 6 हैं: साल, सागौन, साजा, शीशम, बीजा और खैर। अ, ब और द ये इसका सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ का एक बहुउद्देशीय वृक्ष जिसका उपयोग घरों में होता है एवं वाणिज्यिक मूल्य भी है, यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है, ठीक है। एक बहुउद्देशीय वृक्ष जिसका उपयोग हर जगह हम करते हैं, ठीक है, इसका वाणिज्यिक मूल्य भी है। तो आप सब परिचित होंगे, नीम, हिलोंग, आसना या महुआ, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग अब जान ही गए होंगे, ठीक है। चलिए आप लोग और कमेंट में बताइए कि महुआ का उपयोग और कहाँ कहाँ पर होता है, वाणिज्यिक रूप में इसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, और राज्य की जो राजकोष है उसको किस प्रकार से इससे लाभ होता है, ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। आबकारी विभाग आप लोगों ने सुना होगा, है ना। बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है ना। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? एक लठेक बांस करके
नाम होता है लठेक बांस, या इसी को हम लाठी बांस कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक यही लाठी बांस पाई जाती है। किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? आप सब जानते होंगे कि 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किसे संग्रहित किया जाता है? तेंदुपत्ता को संग्रहित किया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता रखे जाते हैं? ठीक है, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा है, तो एक मानक बोरे में, मानक बोरा, तो एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता पूछा गया है, तो 50 पत्ता का एक बंडल बनाया जाता है। 50 पत्ता इंटू 1,000 बंडल बनाया जाता है, बराबर कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा? इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5, 1 टाइम 0 और 3 टाइम और 0, 50,000। ठीक है, तो कितने तेंदुपत्ते रखे जाते हैं एक मानक बोरा में? एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता रखा जाता है, और इस 50,000 तेंदुपत्ता को एक मानक बोरा कहा जाएगा, जिसका मूल्य कितना होगा बताइए? 4,000 रुपये होगा। किसका, इसका मूल्य कितना होगा? 4,000 रुपये। 50,000 तेंदुपत्ता यानी एक मानक बोरा, और एक मानक बोरा का असमर्थन मूल्य क्या है? 4,000 रुपये है। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? तो छत्तीसगढ़ में देश का लगभग हम देखें 17%, 17% है ना, तेंदुपत्ता जो है उत्पन्न होता है। दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित है चिरौंजी, इमली और चिरौंजी दोनों, या दोनों गलत? इसका सही उत्तर क्या है कि बहुमूल्य खाद्य वनोपज के अंतर्गत चिरौंजी और इमली दोनों सम्मिलित हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए चिरौंजी किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। बहुमूल्य खाद्य वनोपज में चिरौंजी और इमली दोनों को शामिल किया गया है। बूटा कटाई तिहार का संबंध है, बूटा कटाई तिहार का संबंध है, बूटा कटाई तिहार का संबंध जो है तेंदुपत्ता संग्रहण से होता है। किससे? तेंदुपत्ता संग्रहण से होता है। बूटा कटाई तिहार का आयोजन, बूटा तिहार का आयोजन मार्च में, कब? मार्च में होता है, और अलग अलग क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। जैसे 2022 की बात करें, 2022 में कोंडागांव में बूटा कटाई तिहार का आयोजन किया गया था। तो बूटा कटाई तिहार का आयोजन किससे संबंधित है? तेंदुपत्ता के संग्रहण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? सीता नदी क्षेत्र में साल वृक्ष की बहुलता है। कौन सा वृक्ष? सीता नदी उदंती अभ्यारण्य में साल वृक्ष की बहुलता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि सीता नदी अभ्यारण्य, सीता नदी उदंती अभ्यारण्य कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आप लोग कमेंट करके मुझे अभी बताइए। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? देखिए, देश का 14वें क्रम का बायोस्फीयर, जिसे हम अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, देश के 14th क्रम का बायोस्फीयर है। देश में कितने क्रम का? 14th क्रम का बायोस्फीयर है। कौन से वन वृत्त के अंतर्गत आता है अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा, कौन से सर्कल में आएगा? फॉरेस्ट सर्कल में, तो बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल में आएगा। फॉरेस्ट सर्कल, कौन से फॉरेस्ट सर्कल में आता है? अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर, जो देश के 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है? अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर। छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, अचानकमार अमरकंटक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ का पहला और देश का जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। कौन से क्रम का? अभी हम लोगों ने पढ़ा 14th क्रम का। कौन से क्रम का? 14th क्रम का। एक अच्छा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 3 है ना। याद रखिएगा 1978, 1981 और 1982 ये स्थापना वर्ष है। वहीं अगर हम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है, बीजापुर जिले में है। वहीं अगर हम बात करें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अब आपको कोरिया और सूरजपुर जिले में संयुक्त रूप से मिलेगा। कोरिया और सूरजपुर जिले में इसका फैलाव है। वहीं अगर हम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा बताइए? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा बस्तर में। कहाँ? बस्तर में। और ये अपना क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्लियर? गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ? कोरिया सूरजपुर में फैला हुआ है। इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करें तो बीजापुर जिले में है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बस्तर जिले में है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 1441 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वह कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर 1258 किलोमीटर स्क्वायर का फैला हुआ है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। ठीक, तो क्रम भी आप लोग को याद हो गया होगा, और कितने नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये भी आपको ध्यान में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चर से सब भी संबंधित कुछ प्रश्न हैं, बाकी वन से संबंधित प्रश्नों को हम लोग और बीच में देखेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और बच गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र जो है लाभांडी रायपुर में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पहला जो किसान शॉपिंग मॉल है वो कहाँ स्थापित किया गया था? राजनांदगांव मंडी में। कब? 2010 में। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में राजनांदगांव में, रायपुर, महासमुंद और बिलासपुर। ठीक है, राजनांदगांव, महासमुंद, राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर। ठीक है, तो टोटल 4 किसान शॉपिंग मॉल अभी अवस्थित हैं, लेकिन सबसे पहला अगर हम देखें तो राजनांदगांव मंडी ये पहला किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है? देखिए इसका सही उत्तर होगा चाइना, चीन की, है ना। पैतृक फसल कहाँ की है? ये चाइना की। तो सोयाबीन जो है चाइना की पैतृक फसल मानी जाती है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए इसका सही उत्तर बताइए।
ऑप्शन है मूंगफली, सरसों, तिल और सोयाबीन। सही उत्तर क्या है भाई? सोयाबीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार दाल कौन सा है? तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो दाल दलहन फसल में सर्वाधिक चना का पैदावार होता है छत्तीसगढ़ में, है ना। सर्वाधिक उत्पादित दलहन फसल क्या है? चना। अगर जिला पूछेगा कौन से जिले में सर्वाधिक होता है, तो आप याद रखिएगा बेमेतरा में। बेमेतरा जिले में सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। लाखड़ी क्या होता है? लाखड़ी एक प्रकार का दाल है, ठीक है। लाखड़ी को एक प्रकार का हम क्या बोलते हैं? दाल है। इसे छत्तीसगढ़ में हम तिउरा भी कहते हैं। तिउरा भाजी खाना है ऐसे बोलते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ी में इसको तिउरा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? अलसी, चना, गेहूं और चावल। तो खरीफ फसल और रबी फसल, जायद फसल, तीन प्रकार की फसल होती हैं, आप लोग जानते हैं। तो खरीफ फसल के अंतर्गत क्या आता है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, रामतिल, मूंगफली और कपास। ये क्या है? खरीफ फसल हैं। और रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, खेसरी, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, तोरिया, गन्ना और जूट, ये सभी क्या हैं? रबी की फसलें हैं। तो खरीफ फसल और रबी फसल। बाकी कद्दू, ककड़ी वगैरह जो होते हैं जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो चावल क्या है यहाँ पर? खरीफ फसल। बाकी अलसी, चना, गेहूं, गन्ना, ये सभी क्या हैं? रबी की फसल होंगी। मक्का किस प्रकार की फसल है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, ये सभी क्या हैं? खरीफ फसल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जायद का मौसम का अवधि क्या होता है? जायद फसल के संबंध में अगर हम मौसम अवधि की बात करें तो इसका जो अवधि है वो मार्च से जून तक होता है। कब से कब तक? मार्च से जून तक। उसके बाद फिर खरीफ फसल आ जाती है ना। और अक्टूबर नवंबर के पश्चात हम लोग देखते हैं तो रबी की फसलें बोना चालू कर देते हैं हम। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की जो 80% जनसंख्या है, 80% पॉपुलेशन है, वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं अभी भी, है ना। छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के लोग अपने आजीविका के लिए लगभग 80% लोग जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर हैं। इसलिए प्रदेश में लगभग माना जाता है 2011 के अनुसार देखें, जनगणना के अनुसार, तो 40.10 लाख कृषक परिवार हैं। कृषक परिवार, समझ रहे हो? 40.10 लाख कृषक परिवार हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक लोग की डिपेंडेंसी किसमें है? एग्रीकल्चर में। छत्तीसगढ़ के लिए खाली स्थान सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र है निश्चित रूप से एग्रीकल्चर। निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का निर्माण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ये तभी तो कारण हैं। अभी हसदेव की जो वन कटाई चल रही है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का काम चल रहा है, वो भी भूमि ह्रास का कारण बनने वाला है। सिंचाई की सुविधा, है ना, सिंचाई की सुविधा ये नहीं होगा। बाकी सभी नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और सड़कों का विस्तार ये भूमि ह्रास का कारण है। निम्न छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल धान है, इसीलिए इसे धान को कटोरा कहते हैं, ये तो सही बात है। छत्तीसगढ़ में गेहूं और चने की फसल उगाई जाती है, ये भी सही बात है। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों की भी उत्पादन होती है, ये भी सही बात है। छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाला प्रदेश है, ये बात क्या है? गलत है, ठीक है। क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है भाई? पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल।
तो पश्चिम बंगाल देश में सर्वाधिक धान का उत्पादन करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? सिंचाई क्षेत्र के विस्तार का तो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब नहीं है, योगदान नहीं है, कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि, उर्वरकों का उपयोग, इन तीनों का योगदान है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किन फसलों का उपार्जन किया जाता है? धान, मक्का, रागी और गेहूं। तो देखिए, धान, मक्का और रागी का उपार्जन किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें धान और मक्का का उपार्जन, धान और मक्का का उपार्जन किसके द्वारा होगा? मार्कफेड के द्वारा होता है। और रागी, कोदो कुटकी, जिसको हम मिलेट्स भी कहते हैं, तो रागी, कोदो कुटकी का जो उपार्जन है वो लघु वनोपज संघ के द्वारा होता है। लघु वनोपज संघ के द्वारा होता है। तो मार्कफेड के द्वारा धान और मक्का का उपार्जन हो रहा है, रागी, कोदो कुटकी यानी मिलेट्स का उपार्जन लघु वनोपज संघ के द्वारा हो रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3। छत्तीसगढ़ के तिलहन फसलों को क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कौन से फसल को लेंगे? इसको हम 2021-22 के अनुसार दोनों दृष्टिकोण से देख लेते हैं। ठीक है, एक फसलों के क्षेत्रफल के अनुसार, फसलों के क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में होगा राई सरसों, राई सरसों, राई सरसों के बाद होगा सोयाबीन, सोयाबीन के बाद होगा रामतिल, रामतिल, और रामतिल के बाद मूंगफली, और मूंगफली के बाद लास्ट में आप ले सकते हैं तिल। ठीक है, वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों के उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में देखें, घटते क्रम में देखें तो सर्वाधिक किसका है? फिर मूंगफली का उत्पादन के आधार पर मूंगफली, मूंगफली के बाद फिर आप ले लीजिए सोयाबीन, सेकेंड क्रम पे दोनों ही कंडीशन में सोयाबीन है ना। तीसरे क्रम पे होगा राई सरसों, राई सरसों। फसलों के क्षेत्रफल में राई सरसों पहला है, लेकिन उत्पादन में देखें तो तीसरे क्रम पे आ जाता है। उसके बाद फिर तिल चौथे नंबर पे, और पांचवें क्रम पे होगा रामतिल। ठीक, और यहां पर सही उत्तर क्या होगा? जो ऑप्शन दिया है इसमें, तिल, मूंगफली, सरसों, फिर अलसी। अब इसको वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की कौन सी ऋण माफ की गई थी, पूछा गया है। तो अल्पकालीन ऋण माफ किया गया था। राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है? इसका सही उत्तर क्या है? वर्ष 2018 से दी जा रही है। कब से? वर्ष 2018 से। छत्तीसगढ़ में किस तिथि से किसानों को पंप सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है? इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2009 से। 2 अक्टूबर 2009 से। छत्तीसगढ़ के किस वैज्ञानिक ने धान की सर्वाधिक प्रजाति विकसित की? डॉक्टर राधेलाल हरदेव रिछारिया छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वर्ष 1971 से लेकर 1971 तक धान की फसल पर व्यापक अनुसंधान किया, और इसके बाद केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के निर्देशक भी रहे। 1959 में
इन्होंने पहले अनुसंधान काल में धान का लगभग 18,000 प्रजातियों का संकलन किया और धान के सर्वाधिक प्रजाति विकसित करने का श्रेय डॉक्टर राधेलाल हरदेव रिछारिया को जाता है। ठीक, 18,000 किस्मों का इन्होंने संकलन किया था। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कम 2021-22 के अनुसार देख लेते हैं ना। 2021-22 के अनुसार सबसे कम कृषि योग्य भूमि अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नारायणपुर। कौन सा जिला होगा? बीजापुर, और बीजापुर के ऊपर है ये नारायणपुर। ठीक, तो नारायणपुर में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, जिला है, तो 2021-22 के कंडीशन में। और इस प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें जो अभी ऑप्शन है आपके पास, तो कोरिया होगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड कोसा केंद्र कहाँ स्थापित है? कोसा केंद्र स्थापित है बस्तर में। कोसा केंद्र कहाँ स्थापित है भाई? तो बस्तर में। ठीक, चलिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित नियमों की स्थापना की गई है। नाफेड, राज्य बीज एवं विकास निगम, ये सही है ना। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, ये भी सही है। राज्य कृषि एवं साख निगम, ये गलत है, नाफेड भी गलत है। सही उत्तर क्या होगा? ब और स होगा। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जिसको हम नैन के नाम से जानते हैं, है ना, नैन के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना किया गया है। देखिए, सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है? सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है? ए बृहद, मध्यम, लघु और सीमांत जोत के आधार पर इसको मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आंसर ढूंढने में सरलता हो जाए। बृहद अगर हम देखें जोत के आधार पर बृहद क्षेत्रफल के देखें तो ये 4 से 10 हेक्टेयर के बीच आता है। 4 से 10 हेक्टेयर के बीच, या 10 हेक्टेयर से अधिक भी हो सकता है। मध्यम के आधार पर देखें तो 2 से 4 हेक्टेयर को लिया जाता है, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में। लघु जोत के आधार पर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। सीमांत जो है लेस देन 1 हेक्टेयर होता है, याद रखिएगा, लेस देन 1 हेक्टेयर। तो सीमांत किसान का अभिप्राय यहाँ पर दिया है, 1 हेक्टेयर तो कहीं पर नहीं दिया गया है, इस नाम से इसका उत्तर इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई सा भी उत्तर नहीं होगा, इनमें से उत्तर होना चाहिए 1 हेक्टेयर से कम। तो ऑप्शन ही इसमें गलत है, लेस देन 1 हेक्टेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है। सीमांत किसान का अभिप्राय क्या होगा? जो जिसकी भूमि कृषि जोत कितना हो, 1 हेक्टेयर से कम हो, उसे सीमांत किसान से संबंधित माना जाता है। वर्ष 2013 के संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान दृष्टिकोण से देखें, अब 2013 के अनुसार 37.46 लाख था, अभी हम 40.10 लाख कृषक परिवार के संबंध में जानते हैं। और ये 2021-22 के डेटा के अनुसार हम देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? 40.10 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। वन यानी फॉरेस्ट से संबंधित जो लेक्चर्स हैं और क्वेश्चन हैं उसे हम लोग कल देखेंगे, और फसल से भी संबंधित प्रश्न हैं, दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, है ना, और कवर करा देंगे। आप www.iestutorial.in एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही जल्द हमारी बुक आने वाली है मार्केट में छात्रावास अधीक्षक के लिए,
जो कि आपको बाल मनोविज्ञान और कंप्यूटर का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करेगा, और उसे पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो बहुत ही जल्द मार्केट में छात्रावास अधीक्षक के लिए हमारी बुक आ रही है। आप इसके नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पेज और IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन और www.iastutorial.in पर लॉगिन करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हैव अ ग्रेट डे।